दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग देखेंगे कि हमने इससे पहले की क्लास में देखा था कि मोहम्मद गौरी जो है वो भारत पे अटैक करता है और वापस लौटते टाइम भारत में पंजाब के क्षेत्र को जीत लेता है, और कैसे जो राजस्थान वाला जो पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में युद्ध होता है, बैटल ऑफ तराइन, उसमें भी वो जीत जाता है और वापस लौटते टाइम अपना जो मिलिट्री जनरल होता है इसका, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको भारत में छोड़ जाता है। ठीक है। भारत में अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के डेथ के बाद ये अपना इंडिपेंडेंट अंपायर बना लेता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का मतलब है दिल्ली में साम्राज्य, ऐसे वो साम्राज्य जो दिल्ली से राज किए। तो इसकी शुरुआत होती है 1206 ईस्वी में, और 1526 ईस्वी तक, 1526 ईस्वी तक बाबर के आने तक दिल्ली सल्तनत चलता है। तो एक एक पॉइंट्स करके देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। खास बात क्या है कि पहला चीज कि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। इससे पहले हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम और इन सब, इससे पहले जो भी अटैक्स होते थे वो ज्यादातर किस रीजन से आते थे? ईरान के रीजन से, है ना। ईरान, मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अरब के रीजन से आया था। मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी, ये दोनों सेंट्रल एशिया से आए थे, और ये लोग तुर्क ओरिजिन के थे। तुर्की जो है ना, तुर्की, उस वहां के ये लोग थे। इसके दिल्ली सल्तनत के टाइम पे एक नया इस्लामिक कल्चर डेवलप होता है जिसको इंडो इस्लामिक कल्चर बोलते हैं। इंडो इस्लामिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस कल्चर में एक नया कल्चर जो होता है, इसमें भारतीय कल्चर और इस्लामिक कल्चर दोनों के का मिलन होता है, दोनों के मिलने से बना होता है। आज की क्लास की पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अगर नहीं लिख पाते हो तो कोई बात नहीं, उसको बाद में नोट डाउन कर लेना इन सब पॉइंट्स को। तो एक नया कल्चर की शुरुआत होती है। बहुत तरह के, अब देखो जो इस्लामिक भाषा है, बहुत नए नए तरह के, अभी तक जो भी चीज मंदिर का बनाना, हर वो चीज जिसमें कि एक कल्चर दिखता है, वो हिंदू कल्चर से इंस्पायर्ड था। लेकिन अब ये जो कल्चर है उसको इंडो इस्लामिक कल्चर कहते हैं। तो इंडो इस्लामिक कल्चर कब आया भारत में, किसकी वजह से? तो दिल्ली सल्तनत के समय पे जो भारत में है एक नया कल्चर डेवलप हुआ जिसको इंडो इस्लामिक कल्चर कहते हैं। ये जो कल्चर है ये मुख्य रूप से किन किन चीजों पे प्रभाव डाला? एक तो आर्किटेक्चर पे प्रभाव डाला, है ना। जो मंदिर, किले, क्या जो बनावट था वो एक नए तरीके से होने लगा। डांस, ड्रामा, लिटरेचर, इन सब चीजों पे एक नया इम्पैक्ट हुआ। ठीक है। अब देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो है, जैसे मगध अंपायर था, मगध साम्राज्य था, उसमें कई सारे वंश राज किए। उसी तरह से दिल्ली सल्तनत ने, लीनेज का मतलब होता है वंशावली, वंश, कौन कौन से वंश जो है दिल्ली सल्तनत पे राज किए। ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि सबसे पहले स्लेव ने राज किया, सबसे पहले गुलाम वंश, गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, उसके बाद सैयद, और फिर लोधी। ये 5 वंश जो हैं दिल्ली सल्तनत पे राज किए। इसके बाद एक मुगल भी है। मुगल जब आते हैं दिल्ली, तो ये मुगल शुरुआत में अपनी राजधानी जो है इनकी दिल्ली नहीं होती, इनकी राजधानी बाद में दिल्ली ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, शाहजहां के टाइम पे। तो ये 5 वंश को याद रखना है: स्लेव वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। स्लेव वंश में देखेंगे कि स्लेव वंश में, गुलाम वंश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट राजा हुए। ठीक है, कौन कौन से सुल्तान हुए। तो सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा रजिया सुल्तान, और चौथा बलबन। ये चारों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसी तरह से
खिलजी वंश में देखते हैं कि खिलजी वंश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सुल्तान हुए। यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी दो महत्वपूर्ण इसके सुल्तान हुए। तुगलक वंश के बारे में देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो खिलजी में हम लोग दो के बारे में पढ़ेंगे, तुगलक में भी दो के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इन लोगों का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके बाद सैयद वंश आया। सैयद वंश में बहुत खास इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है ना। सैयद वंश क्यों आया, कैसे आया, इस चीज को भी हम लोग आगे देखेंगे। लोधी वंश जो है उसमें सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। मुगल वंश के बारे में आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले कौन है, बाबर है, फिर हुमायूं, फिर अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब के बाद जो सुल्तान बने, राजा बने, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। आगे देखते हैं इसमें। चलो दिल्ली सल्तनत के बारे में देखते हैं, स्लेव वंश के बारे में देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो है 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। इसमें कुल 5 वंश आए, टोटल 5 डायनेस्टी आए। पहला जो है वो स्लेव डायनेस्टी है 1206 से लेके 1290 तक। अब देखो ध्यान रखना कि अब टाइम पीरियड जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो आपको इसको भी याद रखना पड़ेगा कि स्लेव वंश कब से कब था, कुतुबुद्दीन ऐबक का कब से कब था, इन सब सारे का टाइम पीरियड भी याद रखना है। तो गुलाम वंश का शासन जो है दिल्ली पे 1206 से लेके 1290 तक रहा। ठीक है, स्लेव वंश को हम लोग मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। तो मामलुक जो है वो पुरानी टर्म है, कुरान से लिया हुआ टर्म है, जिसका मतलब होता है स्लेव। मामलुक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी। ठीक, इस समय पे इस ये जो डायनेस्टी देखो, चूंकि गुलाम वंश जो है, स्लेव डायनेस्टी किससे बनता था। स्लेव डायनेस्टी नाम से ही पता चल रहा है कि जो पहला जो जनरेशन, फर्स्ट राजा के बाद जो दूसरा बनेगा वो पारिवारिक रूप से संबंधित नहीं था, मतलब एक ही परिवार का नहीं होता था। ठीक है, तो इसलिए जो अलग अलग राजा हुए वो अलग अलग डायनेस्टी से रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं। 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहा। वो मोहम्मद गौरी का स्लेव था, दैट मीन्स कि उसका सैनिक था। ठीक है, और मोहम्मद गौरी ने उसको सेकेंड बैटल ऑफ तराई के बाद अपॉइंट किया था कि तुम जो टेरिटरी हमने जीता है उसका देखभाल करना है, उस पर शासन करने के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। ठीक है, और मिलिट्री कैपिटल का मतलब है जहां पे सैनिक छावनी थी, है ना, जहां पे उसकी सैनिक छावनी थी वो इंद्रप्रस्थ था। मोहम्मद गौरी जो है 1206 ईस्वी में उसकी डेथ हो जाती है और कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को सुल्तान कहता है कि अब वो सुल्तान है। ठीक है, सुल्तान का मतलब राजा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लख बख्श भी कहा जाता है, दैट मीन्स की गिवर ऑफ लैक्स। ये काफी ज्यादा डोनेशन देता था, इसलिए इसको लख बख्श भी कहा जाता है। तो ये वाला जो शब्द है, टर्म है, इसको भी ध्यान रखेंगे कि लख बख्श किसको कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान आदमी हुए, हसन निजामी। हसन निजामी किसके कार्यकाल में थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। कुतुब मीनार जो है वो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, इसका पूरा नाम क्या है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन
कुतुबुद्दीन बख्तियार, इसकी याद में बनाया गया था। सूफी क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, कि जब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि सूफी मूवमेंट, सूफी किसको कहते हैं। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसके लिए किया गया स्टार्ट किया गया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार। ठीक है, इसका पूरा नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। उसके बाद 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। ठीक? छौगुन करके एक गेम होता है, हॉर्स पोलो। छौगुन एक गेम है जो घोड़े पे पोलो खेला जाता है ना, तो आप देखोगे घोड़े पे हॉर्स पोलो की तरह होता है ये। तो छौगुन खेलते खेलते इसकी 1210 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा था आराम बख्श, ये राजधानी, ये राजा बनता है। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाता। इसने अपने कैपिटल को बदाऊं, यूपी में जो बदाऊं करके एक जगह है वहां पे ट्रांसफर चेंज कर दिया। इसके बाद इल्तुतमिश के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है आराम बख्श को। तो आराम बख्श जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, वो बहुत कम समय तक शासन कर पाता है। इल्तुतमिश जो है 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ होती है। उसके बाद 8 महीने तक उसका बेटा आराम बख्श जो है वो शासन करता है, लेकिन फिर इल्तुतमिश आ जाता है। और 1211 से लेकर के 1236 तक इसका शासन चलता है। तो हमें क्या क्या याद रखना है, देखो, एक तो 1206 से 1210 ये याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक कब शासन किया। दूसरा याद रखना है कि इल्तुतमिश का शासन कब था, 1211 से लेके 1236 तक। ठीक है, ये इल्बारी ट्राइब से बिलोंग करता था। इल्बारी ट्राइब से बिलोंग करता था और इसलिए इसके डायनेस्टी को इल्बारी डायनेस्टी भी कहते हैं। ये इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था और उसका सन इन लॉ भी था। ठीक है, उसका दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था और उसका स्लेव भी था। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने आराम बख्श को हरा करके वो सुल्तान बन जाता है। और इल्तुतमिश ने ही अपनी राजधानी, जो कि पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पे लाहौर में थी, बाद में आराम बख्श ने उसको बदाऊं में चेंज किया। उससे चेंज करके वो दिल्ली करता है। लाहौर या बदाऊं से कहा चेंज कर देता है, दिल्ली चेंज कर देता है। तो एक्चुअल में दिल्ली सल्तनत, दिल्ली से जो राजधानी है वो स्टार्ट होता है इल्तुतमिश के टाइम पे। इल्तुतमिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। कई सारे पॉइंट्स हैं इसके बारे में जो क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन में आते हैं। तो दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में कैपिटल जो है वो लाहौर था। उसको दिल्ली में ट्रांसफर किसने किया? इल्तुतमिश ने। इसके बाद चंगेज खान, जो कि एक मंगोल था और वो पूरी दुनिया, सेंट्रल एशिया, चाइना, इन सब जगहों पे अटैक करता हुआ भारत तक आ गया था। चंगेज खान को तेमुजीन भी कहते हैं। ठीक है, उसका जो नाम है तेमुजीन, ओरिजिनल नाम तेमुजीन था। उसका चंगेज खान, उसको बाहर के लोग जानते हैं चंगेज खान के नाम से। एक मंगोल था जो कि सेंट्रल एशिया को जीतने के बाद भारत तक आया। चंगेज खान जो है जब भारत आया तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि चंगेज खान किसी का पीछा कर रहा था ना, पर और उससे इल्तुतमिश ने क्या किया, वो भारत में शरण मांगा कि मुझे भारत में रहने का दिया जाए अनुमति, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको अनुमति नहीं दी। दैट मीन्स कि इल्तुतमिश ने चंगेज खान को से दुश्मनी नहीं लिया, जिसकी वजह से चंगेज खान ने भारत पे अटैक नहीं किया। तो क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं, देखो कैसे हम लोगों को याद रखना है। एक तो ये पॉइंट्स बनता है कि राजधानी वाला, कि राजधानी जो है किसने ट्रांसफर किया। दूसरा पॉइंट है कि चंगेज खान किसके समय पे भारत आया, किसके समय पे वो भारत पे अटैक करने वाला था, तो आंसर इल्तुतमिश ही होगा।
इसके बाद देखते हैं कि इल्तुतमिश ने और फर्दर क्या किया। जो दिल्ली सल्तनत अभी मुख्य रूप से जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया है वहां पे शासन कर रहा था, इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। बिहार, बंगाल, सिंध, मुल्तान, ठीक है, जलौर, अजमेर, ग्वालियर, ये सारे जगह तक उसने अपने एक्सपेंशन किया अपने एम्पायर का। एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। इसके बाद उसने मालवा के क्षेत्र में भी, साउथ भी जाने की कोशिश की, बट वो सेंट्रल इंडिया मालवा क्षेत्र में वो सक्सेस उसको नहीं मिल पाया। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को सुल्तान के लिए नॉमिनेट किया, है ना, सुल्तान के लिए सजेस्ट किया किसको, रजिया को। रजिया किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की। और यहां से फर्स्ट टाइम, लेकिन रजिया जो है, आगे हम लोग रजिया के बारे में देखेंगे, उसने नॉमिनेट किया कि मेरे बाद जो है मेरी बेटी रजिया बनेगी सुल्तान। तो इसके समय पे इल्तुतमिश के टाइम पे कौन कौन से स्कॉलर थे, इल्तुतमिश के टाइम पे कौन कौन से स्कॉलर आदमी जो है, विद्वान लोग उसके दरबार में थे। तो एक है मिनहाज उर सिरज, इसका नाम याद रखना है, मिनहाज उर उस सिरज, निजामुल मल्क, ठीक है। उसके बाद मलिक कुतुबुद्दीन हसन, आपको इसमें सिर्फ एक रखना है ध्यान, मिनहाज उस सिरज का। दूसरा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है, जो किसने स्टार्ट किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में, किसके मेमोरी में कुतुब मीनार बनाया गया था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, इसके मेमोरी में जो कुतुब मीनार बनाया जा रहा था, उसके कंस्ट्रक्शन को पूरा कराया। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत कम सालों तक, मात्र 4 सालों तक ही वो सुल्तान था, 1206 से 1210 तक, है ना। तो उस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कराया इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार की पूरी ऊंचाई जो है, कुल ऊंचाई जो है वो है 238 फीट। इल्तुतमिश ने ही अजमेर में, अजमेर का जो मॉस्क है वो बनवाया। इल्तुतमिश के टाइम पे और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, इसको देखते हैं। कि इल्तुतमिश के समय पे सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको टाका बोला जाता था। चांदी का सिक्का होता था जिसको बोला जाता था टाका। तो दो तरह के कॉइन मेडिवल जो भारत है, मध्यकालीन भारत में दो तरह के सिक्के पॉपुलर थे। एक था टका, जो कि चांदी से बना होता था, और दूसरे सिक्के थे जो कॉपर से बने होते थे, जिसको जीतल कहा जाता था। कॉइन्स इन मेडिएवल, मध्यकालीन भारत में दो तरह के सिक्के प्रचलित थे, कॉपर से बना जीतल और चांदी से बना टका। इल्तुतमिश के बारे में और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये है कि इसने एक नया रूलिंग क्लास क्रिएट किया। रूलिंग क्लास का मतलब है कि देखो, राजा अकेले शासन नहीं कर सकता, है ना, उसको बहुत सारे बड़े बड़े लोग, उसको इलीट क्लास चाहिए होता है, ऐसे जो छोटे छोटे रीजन को संभाल सके। तो उसके लिए उसने, इल्तुतमिश ने क्या किया, अब इल्तुतमिश का साम्राज्य बड़ा होता जा रहा था। हमने देखा कि उन्होंने अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन भी किया, और इसकी वजह से उसे इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए उसने रिक्रूट किया, उसने नया क्लास क्रिएट किया, जिसको बोला जाता था द 40 या फिर चालीसा। ये 40 लोगों का एक समूह था, ठीक है, जो छोटे छोटे रीजन पे ये रूल करेंगे। 40 नोबेल होते थे इसमें, ये सभी तुर्किश ओरिजिन के थे। चलो इसके बाद, हाँ, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इक्तादारी सिस्टम का उसने शुरुआत किया। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत की गई इल्तुतमिश के द्वारा। इक्तादारी का मतलब होता है, इक्ता मतलब होता है मिलिट्री यूनिट, ठीक है, और इक्तादार इसके हेड को बोलते हैं। एक छोटा सा मान लो कि एक कई सारे सैनिक हैं, और इन सब का एक हेड बना दिया। अब ये जो है इस पूरे सैनिक का हेड है, इसे इक्तादार कहेंगे।
इस व्यवस्था में क्या होता था कि एक हेड होता था जिसके अंडर में बहुत सारे सैनिक, एक मिलिट्री यूनिट होता था और इन लोग इसको इक्तादार को इस मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए इसको अलग से जो है लैंड दिया जाता था। तो एक छोटा, एक तरह से समझ लो कि एक छोटे रूप पे वो शासन कर रहा है, एक छोटे से जगह पे शासन कर रहा है। इसके समय पे रिवेन्यू का जो सिस्टम था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्ट होता था। ये खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के 1240 4 सालों के लिए इसका शासन रहा और इसमें भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। ठीक है, रजिया वो एक फीमेल होकर के उसको शासन करने के लिए कोई ये जो दो तरह के जो क्लास बनाया ना, ये इल्तुतमिश के टाइम पे ये जो 40 चलीसा जो बनाया गया, ठीक है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर होने लगा आगे चलकर, ये बहुत ताकतवर होने लगा। और इस समय पे जब रजिया को इल्तुतमिश ने नॉमिनेट किया कि मेरे बाद ये सुल्तान बनेगी, रजिया के बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे पहली महिला शासक जो है वो रजिया सुल्तान है। उस समय जब उसने रजिया सुल्तान को नॉमिनेट किया और इल्तुतमिश के डेथ के बाद रजिया को सुल्तान बनना था, लेकिन दिल्ली के जो काजी लोग थे, मतलब दिल्ली के जो पावरफुल लोग थे, इलीट क्लास थे, और वजीर का मतलब जो सैनिकों का हेड हुआ करता था, उसने रजिया को सुल्तान हेड नहीं बनने दिया और रुकनुद्दीन फिरोज को उसने गद्दी पे बिठा दिया। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज जो है बहुत दिन तक शासन नहीं कर पाया। रजिया ने कई सारे लोगों की मदद से उसको हरा करके दिल्ली सल्तनत अपने अंडर ले लिया। फिर कुछ दिन के बाद रजिया जो है भटिंडा का जो वहां का सुल्तान होता है वो रिवॉल्ट कर देता है। रजिया उससे लड़ने जाती है ना, फिर वो उसको बंदी बना लेता है, वापस रजिया उससे शादी करती है और वापस दिल्ली आती है। तो कई सारे इसके बीच में कहानी चले हैं। पर हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि रजिया सुल्तान का पीरियड, ठीक है, पहला फीमेल रूलर है भारत का, और ये इस समय इस्लाम का जो नियम है कि आप पब्लिक में अपने फेस को ढक के जाना है। रजिया जो अपने दरबार में बैठती थी तो अपना पूरा फेस खोल के बैठती थी, है ना, वो उसका चेहरा दिख रहा होता। इससे जो मुस्लिम वहाँ के जो धार्मिक मुस्लिम लोग फंडामेंटलिस्ट थे वो काफी नाराज रहते थे, वो शिकार करने भी जाती थी। तो इस तरह से काफी उलझनों के बाद रजिया जो है दिल्ली सल्तनत पे राज करती है, लेकिन उसके बाद एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद 1240 में उसकी मृत्यु के बाद कुछ सालों तक कौन राजा बनेगा इसको लेकर के असमंजस बना रहता है, या स्ट्रगल हो रहा होता है। फाइनली 1246 में बलबन जो है वो नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का यंगर सन ऑफ इल्तुतमिश को सुल्तान बनाता है। तो बहुत छोटा होता है नसरुद्दीन मोहम्मद, जो कि सुल्तान बन जाता है 1246 में। किसके सपोर्ट से? बलबन के सपोर्ट से। तो एक्चुअली में कि जब जो सुल्तान है नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद रहता है, पर एक्चुअली में शासन जो है वो बलबन ही कर रहा होता है। तो नसरुद्दीन मोहम्मद एक नाम मात्र का सुल्तान रहता है, एक्चुअल जो पावर है वो बलबन के पास ही रहता है। तो इस पीरियड को हम लोग बलबन काल से ही देखते हैं। बाद में बलबन ही खुद खुद बन जाता है वो सुल्तान। तो बलबन का जो कार्यकाल रहा वो 1246 से 1287 तक। आप इसका एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, स्लेब वंश। इसमें सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका टाइम पीरियड लिखना 1206 से 1210। उसके बाद इल्तुतमिश 1211 से, उसके बाद रजिया, ठीक है, इसका टाइम पीरियड, और बलबन। इस तरह से करके पूरे दिल्ली सल्तनत का एक लिस्ट बनाना एक छोटे से पेज में हो जाएगा, और ताकि आप उसको एक जगह लिखा रहे तो आपको याद रहेगा।
बलबन का जो असली नाम था घियासुद्दीन बलबन था। बलबन का पूरा नाम घियासुद्दीन बलबन था। इसे उलग खान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये सुल्तान नसरुद्दीन महमूद का रीजेंट था। रीजेंट का मतलब उसका केयर टेकर था। बलबन ने अपनी बेटी की शादी कराई नसरुद्दीन महमूद से ना। 1266 में नसरुद्दीन महमूद जो है वो मर जाता है और इसके बाद बलबन जो है वो सुल्तान बन जाता है। पर जब नसरुद्दीन महमूद भी था उस समय भी हम लोग बलबन का ही शासन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि रीजेंट था वो। सुल्तान नसरुद्दीन महमूद का रीजेंट का मतलब होता है कि जब जब राजा जो है बहुत कम उम्र का होता है, ठीक है, जब राजा बहुत छोटा होता है तो उस गद्दी पे वो बच्चा ही बैठा रहता है। पर चूंकि बच्चा है वो निर्णय तो ले नहीं पाएगा, तो उसके लिए किसी को उसका रीजेंट नियुक्त किया जाता है और इस राजा के बिहाफ पे हर डिसीजन जो है वो रीजेंट लेता है। बलबन के समय पे क्या क्या काम हुए इसको देखते हैं कि इसने राजा के महत्व को, जो सुल्तान था उसके उसको काफी ग्लोरीफाइड किया, काफी उसके उसको सम्मान, मतलब उसका बहुत ज्यादा उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश की। इसने सुल्तान को गॉड्स शैडो ऑन अर्थ कहा, है ना, कि गॉड का परछाई है धरती पे। कौन? सुल्तान। सुल्तान जो है वो भगवान की या गॉड की परछाई है अर्थ पे। ठीक। तो इसने क्या किया कि सुल्तान का कद बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक। और सुल्तान को जो डिवाइन ग्रेस है, ऊपर वाले का आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसा उसने बोला कि जो सुल्तान है वो एक तरह से धरती पे भगवान है। तो इसकी वजह से उसने कई सारे नियम नियम लगाए, जैसे कि प्रोस्ट्रेशन होता है। दैट मीन्स कि जब सुल्तान, हम लोग किसी से मिलते हैं बड़े आदमी से तो उसको सलाम करते हैं, है ना, या फिर कुछ एक प्रोसेस होता है। इसने क्या किया कि कोई भी अगर सुल्तान से मिलने आएगा तो वो झुक के सलाम करेगा करेगा और सुल्तान के पैर को छुएगा। ठीक है, किस करेगा, उसके पैर को चूमेगा। इससे क्या होता था कि जो भी उसके नीचे के अधिकारी थे या नोबल्स थे, है ना, वो जो चलीसा थे, फोर्टीज थे, ये सब पे उसका एक बना रहता था। ठीक है, एक डिसिप्लिन बना रहता था। वही तो है ना, सजदा पावोश। क्या कहते हैं इसको? सजदा और पावोश। हाँ, सचिदा और पाबोस। सचिदा और पाबोस कहते हैं इसको। हाँ। बलबन के समय पे नौरोज करके एक फेस्टिवल होता है, ईरानियन फेस्टिवल है, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। नौरोज इंट्रोड्यूस किया गया बलबन के समय पे। इसके बाद जो फोर्टीज थे, जो चलीसा थे, उनकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो उसने क्या किया कि कई सारे नियम बनाए। जो फोर्टीज है उसकी शक्ति घटाने के लिए कई सारे नियम बनाए। इसके आगे भी देखेंगे कि ये जो फोर्टीज जो थे, इनके लिए कई तरह के जो है आगे भी जो सुल्तान बनते हैं वो लोग भी इन फोर्टीज पे कंट्रोल करने के लिए बहुत तरह के नियम बनाते हैं। पेड मोर अटेंशन टू रिस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर रेदर देन एक्सप्रेशन। हाँ, बलबन के समय पे इसका मुख्य जो इसका फोकस था बलबन का, वो था कि दिल्ली में जो साम्राज्य है उस पे सही तरीके से शासन करे, रेदर देन कि उसका एक्सपेंशन करे, उसको एक्सपैंड करे। बलबन के समय पे एक नया मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज का मतलब है मिलिट्री डिपार्टमेंट। तो दीवाने अर्ज किसके समय पे शुरुआत किया गया? बलबन के टाइम पे। अगले क्रम में बलबन के समय पे ही फिर से मंगोल का इन्वेजन होता है। मंगोल लोग जो है अटैक करते हैं नॉर्थ ईस्ट में। और इन द नॉर्थ वेस्ट द मंगोल, सॉरी नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट। बलबन मंगोल से लड़ने के लिए अपने पुत्र को भेजता है, लेकिन वो जो राजकुमार होता है उसकी मृत्यु हो जाती है उस लड़ाई में। इसके बाद जो है बलबन के बाद स्लेव वंश का भी अंत हो जाता है। ठीक है।
इसके बारे में बलबन के टाइम पे क्या है कि एक ध्यान रखना है इस टर्म को, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। वो पनिशमेंट बहुत ज़्यादा देता था, हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अनुशासन और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया था कि किसी को भी जो है छोटा-मोटा भी ऑफेंस किया, छोटी-मोटी गलती भी किया, उसको भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी। तो ये अक्सर ये टर्म यूज़ होता है और इस एग्ज़ाम में भी आता है कि पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन जो है, वो किसकी पॉलिसी है, किससे संबंधित है। अगला देखते हैं कि बलबन जो है, उसकी मृत्यु हो जाती है 1287 में, ठीक है। बलबन के डेथ के बाद उसका ग्रैंडसन काइक्यूवत जो है उसको सुल्तान बनाया जाता है, लेकिन वो इनकॉम्पिटेंट होता है, वो सही से शासन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जलालुद्दीन खिलजी जो है, वो दिल्ली सल्तनत को कैप्चर कर लेता है और यहाँ से खिलजी वंश की शुरुआत होती है। यहाँ पे हम लोग ने याद है कि जैसे सबसे पहले हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में देखा कि स्लेव डायनेस्टी था, उसके बाद खिलजी आता है। खिलजी वंश के बारे में, खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि सबसे अंतिम जो इम्पोर्टेंट सुल्तान था गुलाम वंश का, वो था बलबन। बलबन के टाइम पे बहुत ज़्यादा फोर्स का, पावर का इस्तेमाल किया गया, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, है ना? कि किसी भी थोड़ी-सी भी कोई गलती करता था, वो काफ़ी सख्त रवैया था उसका, है ना? जिसकी वजह से क्या हुआ कि राजा के नीचे जितने भी नोबल्स थे, जो 40s जो लोग थे, जो बड़े-बड़े लोग थे उसके दरबार में, उन लोग में काफ़ी ज़्यादा रोष था सुल्तान के खिलाफ। अलाउद्दीन खिलजी जब आता है, अलाउद्दीन खिलजी से पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि तो खिलजी वंश के बारे में हम लोग देख रहे हैं, दूसरा गुलाम वंश के बाद, स्लेव के बाद खिलजी आए, ठीक है? तो खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे इसको, इस समय पे जो एम्पायर था, जो दिल्ली सल्तनत था, उसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ, है ना? बहुत बड़ा हो गया, कई सारे नए एरिया जो अभी तक गुलाम वंश के टाइम पे हमने देखा है कि इल्तुतमिश ने थोड़ा बहुत कोशिश किया था एक्सपैंड करने का। फिर इसके बाद बलबन ने, उसका मुख्य फोकस जो है साम्राज्य को सँभालना था, है ना? उसने जो आंतरिक जो है वो सुधार पे उसने ध्यान दिया। खिलजी वंश के समय पे जो दिल्ली सल्तनत था, मुस्लिम इम्पीरियलिज़्म था, उसका सबसे ज़्यादा विकास, सबसे ज़्यादा बढ़ा। तो सबसे पहले जो खिलजी डायनेस्टी में जो सुल्तान हुए, उनका नाम है जलालुद्दीन खिलजी, 1290 से लेकर के 1296 तक। ये खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे और यहाँ पे ये पॉइंट देखना है कि खिलजी डायनेस्टी का, खिलजी खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो जलालुद्दीन खिलजी, पहला नाम। ही वाज़ जेनरस एंड lenient। इसका मतलब हुआ कि देखो बलबन की जो पॉलिसी थी, बलबन की पॉलिसी के बारे में हम लोगों ने देखा है कि बलबन की पॉलिसी क्या थी? ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी। काफ़ी सख्त रवैया था उसका, जिसकी वजह से बहुत दरबार जो साम्राज्य था, उसमें बहुत सारे फूट आ गए थे, लोग टूटने लगे थे, है ना? लोग षड्यंत्र रच रहे थे। इसकी वजह से ये जो भी गवर्नर थे छोटे एरिया के, जैसे एक सुल्तान होता था और सुल्तान के अंदर जो छोटे-छोटे प्रोविंस होते थे, उनके हेड को गवर्नर बोला जाता था। वो गवर्नर हो गए जो उसके अंदर प्रोविंस में शासन कर रहे थे। तो इसने क्या किया कि बहुत लीनिएंट था ये, है ना? और लोगों को उतना ज़्यादा, जो अगर थोड़ा बहुत कोई रिवोल्ट करता है तो उसको माफ़ कर दिया जाता था। अलाउद्दीन जो है जलालुद्दीन का सन इन लॉ था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का थ्रोन कैप्चर कर लिया आफ्टर मर्डरिंग हिज फादर इन लॉ जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी को की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी जो है वो वहाँ का सुल्तान बन जाता है दिल्ली सल्तनत का। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक इसका शासन चलता है। इसने भी जितने भी होस्टाइल नोबल्स थे, होस्टाइल नोबल्स का मतलब है कि ऐसे नोबल्स जो है वो
शाही मतलब काफ़ी बड़े लोग, बड़े जो बड़े पोज़ीशन पे हैं, हायर पोज़ीशन पे हैं, तो ये लोग हॉस्टाइल हो गए थे बलबन के टाइम पे। हॉस्टाइल का मतलब कि जो सल्तनत है, उसके खिलाफ हो गए थे ये लोग। इन लोगों को काफ़ी गिफ्ट दे कर के उनको जीतने की कोशिश करता है ना? इसके बाद भी जो फिर भी अलाउद्दीन का जो अपोज़ करता है, उसको पनिश करता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि कौन-सा राजा था जिसने जो लिबरल था और कौन-सा था जो स्ट्रिक्ट था। तो इसी 2 ही तरह का डिवीज़न है, एक लिबरल जैसे कि अकबर के बारे में अगर क्वेश्चन आए कि अकबर की पॉलिसी जो है वो किस तरह की थी। तो हम जानते हैं कि अकबर के बाद तो हमें ध्यान क्या रखना है कि अकबर जैसे अकबर के बारे में कि वो धार्मिक रूप से काफ़ी लिबरल था, है ना? ऐसा नहीं कि हिंदुओं पे अत्याचार करना है, किसी दूसरे धर्म के लोगों पे ज़्यादा परेशानी डालना है। कुछ राजा रहे मिडाइवल में, कुछ ऐसे भी सुल्तान रहे हैं, जो जिनकी पॉलिसी थी कि अदर रिलीजन को सप्रेस करना। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है रिलेटिवली अभी तक धार्मिक दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा नहीं आया है। जो नोबेल्स हैं, उनके खिलाफ अलाउद्दीन जो है वो पहले उन्हें गिफ्ट दिया, लेकिन बाद में अगर फिर भी कोई अपोज़ करता उसका, तो उसे पनिश किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक और भी महत्वपूर्ण है कि इसने धर्म को और राजनीति को अलग किया, सेपरेटेड रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा क्यों किया? देखो, अब जो है खिलजी वंश के समय पे दिल्ली सल्तनत का बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो जब एक्सपेंशन हो रहा होता है, तो उस समय बहुत ऐसे काम होते हैं जो धर्म के खिलाफ होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अलाउद्दीन खिलजी का एक इसका जो आर्मी जनरल था मलिक गफूर, उससे इसकी काफ़ी मित्रता थी, है ना? तो इस समय से अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसको अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करना है, तो इसने बहुत सारे जो हिंदू राजा थे, उनसे भी दोस्ती की। तो जो कि धर्म के खिलाफ हो कि किसी जो उस समय का इस्लामिक धर्म था, उसके खिलाफ था इस ये सब चीज़ें। तो इसने क्या किया कि धर्म जो पॉलिटिक्स है, उसमें रिलीजन को कम कर दिया, है ना? इसने प्रोक्लेम किया एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है, किंगशिप नोज़ नो किनशिप। दैट मीन्स कि राजशाही, है ना, रिश्तेदारी नहीं समझता। कोई राजा है, किसी को राजा देश चलाना है, तो वहाँ पे रिश्तेदारी का कोई महत्व नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हम देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है, अभी तक जो लगभग नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में था, अब वो एक्सपैंड होकर के दक्षिण भारत में भी जाएगा, दिल्ली सल्तनत का जो शासन है। तो इसके मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में देखते हैं कि क्या-क्या इसने सैनिक इसके जो सैनिक कैंपेन्स थे उसके बारे में। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है कि मंगोल, देखो मंगोल इल्तुतमिश के टाइम से मंगोल जो है भारत आने लगे और मंगोल एक बार में करके नहीं आया, जैसे चंगेज़ खान आया, फिर वो लेकिन वापस लौट गया। फिर उसके बाद और भी जो भी थे मंगोल्स लोग अटैक करते रहते थे। तो मंगोल से लड़ाई जो है चलते रहती थी। तो इसने इस समय पे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मंगोल को कड़ी चुनौती दी गई और उन्हें दिल्ली एंटर करने से रोका गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को 1298 में, मेवाड़ को 1303 में, मालवा को 1305 में और डेक्कन को 1308 में उनसे ये एक्सपीडिशन वहां पे युद्ध लड़ा गया। तो ये एक-एक करके गुजरात, मालवा इसमें फिर आगे आपको कलिंग भी है। कलिंग में भी अलाउद्दीन खिलजी ने एक्सपेंशन किया। तो मलिक गफूर नाम जो था, मलिक गफूर अलाउद्दीन खिलजी का आर्मी जनरल था। इस समय पे दिल्ली सल्तनत जो है वो डेक्कन और काफ़ी दक्षिण तक भी पहुँच गई। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पहला सुल्तान था, फर्स्ट पर्सन टू पुट फूट इन साउथ। इस लाइन का मतलब है कि वो पहला पहला दिल्ली सल्तनत से, है ना? दिल्ली सल्तनत से पहला राजा था
जो साउथ तक पहुंचा, जिसने अपने साम्राज्य को साउथ दक्षिण तक पहुंचा दिया। देवागिरी, ककत्या, वारंगल, वारंगल को भी इसने अटैक किया, उसको उसको वहां भी एक्सपेंशन किया। और इन सबको इवन देखो, पांड्यास ऑफ मदुरई, पांड्या ऑफ मदुरई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। मदुरई तक इसने अपने साम्राज्य को एक्सपेंड किया। तो अगर देखा जाए कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में पूरे कौन सबसे ज्यादा साम्राज्य को एक्सपेंड किया है, तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सबसे ज्यादा जो अंपायर था उसका एक्सपेंशन हुआ। इसके बाद कई बार कुछ कुछ चीजें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में, कोर्ट का मतलब दरबार, यहाँ पे कोर्ट का मतलब है दरबार से। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो पोएट थे वो कौन थे, कौन स्कॉलर था जो अलाउद्दीन खिलजी, तो अमीर खुसरो और अमीर हसन, दो नाम है जिसको ध्यान रखना है, अमीर खुसरो और अमीर हसन। अलाउद्दीन खिलजी के समय पे आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें हुई, किस किस चीज की जो है स्ट्रक्चर जो बनाया बनाया जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में क्या क्या हुआ। तो हजरत निजामुद्दीन का जो टुम्ब है, हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में, जो किसके समय पे बनाया गया था हजरत निजामुद्दीन टुम्ब, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। हजरत निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे, ठीक है, जिनकी दरगाह जो है वो हजरत दिल्ली में है। और ये किसके समय पे इसका निर्माण किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम। तो पहला चीज आर्किटेक्चर के क्षेत्र में ध्यान रखना है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है उसकी दरगाह अलाउद्दीन खिलजी के समय बनाई गई थी। दूसरा, कुतुब मीनार का जो एंट्री गेट है उसको अलाई दरवाजा कहते हैं। अलाई दरवाजा जो है वो भी बनाया गया अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाई दरवाजा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसमें आर्चीज एंड डोम्स का प्रयोग किया गया था। ये चीज का देखना, जैसे भारत में इससे पहले जो भी चीजों का निर्माण होता था, जो भी कंस्ट्रक्शन होता था, उसमें जो एंट्री गेट होता था, फॉर एग्जाम्पल ऐसा अगर एंट्री गेट है तो ये वाली चीजें जो है सीधी होती थी। लेकिन इस्लामिक में जो एंट्री गेट है वहां पे बहुत ज्यादा आर्चेस का यूज किया जाता है। इसका मतलब एंट्री का जो गेट है वो कुछ इस तरह का होगा, मतलब कि फ्लैट ना होकर के आर्चे जैसा ऐसा होगा। इस तरह का एंट्री गेट का जो है इंट्रोडक्शन सबसे पहले अलाई दरवाजा बनाया गया। डोम्स का मतलब जो गुंबद है, किसी भी बिल्डिंग के ऊपर जो गुंबद है, ये इंट्रोड्यूस किया गया। तो अलाई दरवाजा के बारे में हम लोगों ने देखा, और हजरत निजामुद्दीन औलिया। इसके अलावा तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि इन्होंने अभी तक जो गुलाम वंश का जो शासन था, गुलाम वंश जो था वो दिल्ली के महरौली वाले जगह पे, महरौली में, ठीक है, कुतुब मीनार के जो आसपास का एरिया है वहां पे किला थे, वहां पे राजा सुल्तान जो है वो, उनकी दरबार थी, कोर्ट थी। इन्होंने इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने एक नई राजधानी का निर्माण किया जिसका नाम सिरी फोर्ट था। आज भी सिरी फोर्ट जो है दिल्ली में है। और सिरी फोर्ट किसने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। सिरी फोर्ट को पानी सप्लाई करने के लिए हौज खास में तालाब बनाए गए। हौज खास जो एक विलेज था जहां पे ये सब सारी चीजें दिल्ली में ही है। सिरी फोर्ट जो किला है उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इस सिरी फोर्ट को पानी सप्लाई करने के लिए हौज खास में एक तालाब बनाई गई, हौज खास टैंक बनाया गया। अब इसके रिफॉर्म्स के बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। धनंजय आप लिख रहे हो, आवाज जा रही क्लियर? यस सर, लिख रहा हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का जो रिफॉर्म है उसके बारे में भी कई सारी चीजें हैं। तो पहला इसने क्या किया, देखो ध्यान से, कि जो नोबेल्स थे, जो चालीसा 40 नोबेल्स थे, कितने नोबेल्स थे, 40 नोबेल, किसके समय पे इंट्रोड्यूस किया गया था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय पे इंट्रोड्यूस किया गया था। इस पे बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई बलबन के टाइम पे।
और धीरे धीरे ये 40 जो है ये इनकी संख्या भी बढ़ रही थी क्योंकि साम्राज्य और बड़ा हो रहा था। जैसे जैसे सीमाएं बढ़ रही थी ये नोबेल्स जो है ये भी बढ़ रहे हैं। तो इसने क्या किया, नोबेल्स को 4 रेगुलेशन बनाए, ठीक है, नोबेल्स को कंट्रोल करने के लिए। पहला कि ज़रूरत से ज़्यादा जिनकी भी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ थी, जो ज़रूरत से ज़्यादा उसको सेज द प्रॉपर्टी ऑफ नोबेल्स। जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है वो राजा ने हथिया लिया। दूसरा है कि इसने इंटेलिजेंस सिस्टम स्पाई नियुक्त किए गए। क्या किए गए? स्पाई नियुक्त किए गए नोबेल्स को कंट्रोल करने के लिए, उन पे ध्यान रखने के लिए कि वो लोग कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं। उसके बाद इन सब की पब्लिक सेल ऑफ लीकर एंड ड्रग्स वाज स्टॉप्ड, है ना। चौथा रेगुलेशन जो था वो जो भी सोशल गैदरिंग, ये सारे रेगुलेशन जो है नोबेल्स के लिए थे कि सोशल गैदरिंग आपस में शादी करेगा, अगर कोई भी नोबेल्स, दो नोबेल फैमिली के बीच में अगर शादी होना है, कोई भी फेस्टिवल में है उसको, तो उसके लिए सुल्तान से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इन सब से का इफेक्ट क्या हुआ कि इन नोबेल्स को काफी ज्यादा जो है कंट्रोल किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जिसकी वजह से इन सब में रिविलियन जो है, जो उस समय शासन था उसमें रिविलियंस नहीं हो रहे थे, उसको कंट्रोल किया गया। मिलिट्री के क्षेत्र में रिफॉर्म क्या क्या हुए, तो इस समय तक जो है आर्मी काफी बड़ी हो गई थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय पे बहुत बड़ी आर्मी हो गई थी जिनको कैश में पे किया जाता था। ये जो कैश में पे किया जाने लगा, इससे पहले हम लोगों ने इक्ता सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इक्ता सिस्टम जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इक्ता सिस्टम में क्या था कि जो भी मिलिट्री जनरल थे, मिलिट्री का मतलब कि जो सैनिकों, एक बड़ी सैनिक टुकड़ी के जो हेड हुआ करते थे, उन लोगों को एक एरिया दे दिया जाता था कि आप जो है, आपके पास मान लो 10,000 सैनिक आप रखो, आपको इतना बड़ा क्षेत्र दे दिया गया, जो क्षेत्र पे आप इस पे इसका जो भी रिसोर्स इससे आएगा वो सब आपका होगा, और आपको ये 10,000 आर्मी को मेंटेन करना है। जब भी राजा को जरूरत होगी वो आपको बुलाएगा तो आपको आर्मी को लेके आ जाना है। ये है इक्ता सिस्टम। इसको किसने बनाया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? इल्तुतमिश ने। ये सिस्टम जो है अलाउद्दीन के द्वारा क्या किया गया, इसको एबॉलिश कर दिया। अलाउद्दीन ने इसे हटा दिया। सर एक बार अलाउद्दीन, दोबारा बताना, एक तो मेरा थोड़ा आवाज खराब हो रही थी। एकता सिस्टम है कि जहां पे जो मिलिट्री जनरल्स हैं, जो मिलिट्री को, सपोज एक मिलिट्री जनरल मतलब कि जो एक बड़े ट्रूप को जो हेड कर रहा हो, तो ऐसे मिलिट्री जनरल को, एकता का मतलब होता है लैंड, है ना। ऐसे मिलिट्री जनरल को एक क्षेत्र दे दिया गया, एक लैंड दे दिया गया, यहाँ से जो भी रिसोर्स आएगा उसको आप जो है इस्तेमाल करिए, उन सारे रिसोर्स को इस्तेमाल करिए, और आप जो है आर्मी को लगभग समझ समझ लो कि हर सपोज एक 1000 आर्मी को आपको मेंटेन करना है, और जब भी सुल्तान बुलाएगा, राजा बुलाएगा, आपको आ जाना है आर्मी। तो दैट मीन्स कि आप 1000 आर्मी को मैनेज करने के लिए सुल्तान को कोई टेंशन नहीं लेना है। उसने एक एरिया दे दिया मिलिट्री, जिसको इक्तेदार कहते थे। इसको क्या कहते थे? इक्तेदार। तो इस सिस्टम में, लेकिन इसको अलाउद्दीन ने जो है हटा दिया, एकता सिस्टम को, और हटा करके उसने डायरेक्टली सैलरी जो है पे करने लगा कैश में। तो यहाँ से आर्मी को, अभी तक जो आर्मी को सैलरी नहीं दिया जाता था, उनको लैंड दे दिया जाता था कि आप इतना क्षेत्र रखो, उससे जो भी इनकम आएगा वो आपका होगा। अलाउद्दीन ने उसको हटा करके क्या किया? पेइंग इन कैश। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस किस सुल्तान ने, किस राजा ने जो है सोल्जर्स को कैश में पे करना शुरू किया। उसके बाद इसने 2 सुधार स्टार्ट किए थे, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ सोल्जर्स, ठीक है।
ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स का मतलब है कि जिस हर तरह के हॉर्स को ब्रांड करना, उसका कैटेगराइजेशन करना, ठीक है? और सोल्जर का कैटेगराइजेशन करना, 2 चीज़ है। घोड़े का कैटेगरी बनाना और सोल्जर। आज भी हमारे आर्मी में है ना, पैदल पैदल चलने वाले सोल्जर, है ना? आप देखते हो कई सारे कैटेगरी है, ब्लैक कैट कमांडो, एनएसजी, तो अलग-अलग कैटेगरी बनाए जाते हैं, है ना? तो घोड़ों का ब्रांडिंग करने को हम लोग दाग बोलते हैं और सोल्जर्स का जो लिस्ट बनाया गया उसको हुलिया या फिर चेहरा कहा जाता है। ये इसका नाम था, हुलिया या चेहरा। तो ब्रांडिंग ऑफ फोर्स एंड डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ सोल्जर, दोनों का मतलब है कैटेगराइजेशन से, कि जो घोड़े जो युद्ध में इस्तेमाल किए जाते थे उनकी कैटेगरी बनाना और सोल्जर्स की भी कैटेगरी बनाना। तो हमने पहला रिफॉर्म देखा कि इसने जो है नोबेल्स को कंट्रोल किया, 4 रेगुलेशन बनाए नोबेल्स के लिए, मिलिट्री में कई सारे रिफॉर्म किए। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण लेकिन अलाउद्दीन के टाइम पे जो रिफॉर्म है वो है मार्केट में रिफॉर्म। इसने कई सारे रिफॉर्म्स किए मार्केट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक-एक करके देखते हैं कि एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया अर्थव्यवस्था के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी, जिसको दीवाने रियासत कहते हैं। दीवाने रियासत का मतलब है फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी। इसका मुख्य काम होता था कि जो भी व्यापारी हैं, जो भी मर्चेंट है, उनको रजिस्टर करना। इस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी का जो हेड था उसको नायबी रियासत कहते थे। नायबी रियासत जो है वो दीवाने रियासत का हेड को कहा जाता था। अब इसके पास क्यों ये सब सारे काम करने के लिए जरूरत क्यों? क्योंकि अब राजा को, अब जो सुल्तान है उसको कैश की जरूरत पड़ने लगी बहुत ज्यादा, क्योंकि अब उसने आर्मी को जो है कैश में पे करना शुरू किया, तो अब उसे और भी रिसोर्स की जरूरत पड़ने लगी, और जिसके लिए जरूरी था कि मार्केट को रेगुलेट किया जाए। मार्केट को रेगुलेट करने का मतलब होता है कि जो जो राजा होता है ना, जो जो एक देश, किसी भी देश का या किसी भी राज्य व्यवस्था की कमाई कहाँ से होती? टैक्स से। और मुख्य रूप से उस समय पे 2 तरह के टैक्स थे। एक तो एग्रीकल्चर टैक्स, है ना, या फिर लैंड टैक्स, और दूसरा जो था वो था ट्रेड का टैक्स। तो ट्रेड में अगर जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा, दैट मीन्स कि उसको पता नहीं होगा कि कौन-कौन ट्रेड कर रहा है, कितने का ट्रेड कर रहा है, तब तक टैक्स वसूल करना मुश्किल होगा। तो अब उन्हें कैश ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि आर्मी को पे करना था, जो सैनिक थे उसको पे करना था। इसी की वजह से मार्केट में रिफॉर्म किए गए, उनको और रेगुलेशन करने लाने की कोशिश की गई। इसके बाद दूसरा मार्केट के संबंध में दूसरा पॉइंट है कि उसने दिल्ली में, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में 4 अलग-अलग मार्केट एस्टैब्लिश किए। 4 तरह के मार्केट्स थे दिल्ली में। एक था जो अनाज के लिए था, 4 ग्रेन्स। दूसरी जो मार्केट थी उसमें कपड़े, शुगर, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, बटर और वाइन। तो पहला मार्केट अनाज के लिए, दूसरा कपड़े, चीनी और जो इस तरह की चीजें हैं उसके लिए, तीसरा मार्केट जो है वो हॉर्स, स्लेव एंड कैटल, है ना, पशुओं के लिए, घोड़े, स्लेव हो गए, कैटल हो गए, इन लोगों के लिए बनाई गई थी। और चौथा जो मार्केट था उसमें मिसलेनियस कमोडिटीज जो भी इन सब में बच गया वो चौथे मार्केट में। हर मार्केट के हेड को, इन चारों मार्केट का एक एक हेड हुआ करता था, है ना। इस 4 मार्केट के टोटल 4 हेड हो गए, जिनको सहनाए मंडी कहा जाता था। अब अगला उसने क्या किया कि जितने भी गुड्स हैं, जो भी सामान बाजार में बिक रहे हैं, उसका प्राइस फिक्स कर दिया कि ये चीज इतना में बिकेगा, ये चीज इतना में बिकेगा। उसके बाद हर चीज की प्राइस फिक्स करने के बाद उसने, अब प्राइस फिक्स कब होगा? जब सप्लाई और डिमांड, है ना, 2 चीजों का ध्यान रखना है कि देखो कभी भी किसी चीज की दाम क्यों बढ़ जाती है? दाम तब बढ़ जाती है, किसी भी कमोडिटी की प्राइस तब बढ़ जाती है जब सप्लाई से ज़्यादा डिमांड हो जाए। मतलब जितना ज़्यादा सामान बन रहा है उससे ज़्यादा लोग अगर उसको खरीदने वाले हो गए तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी।
तो उसने क्या किया कि इस सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए स्टोर हाउसेस बनाए, कि दैट मीन्स कि मान लो कि अभी सप्लाई कम है तो दाम घट सकता है, सॉरी, अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा आ रहा है और डिमांड कम है, तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि फिर उस समय पे जो सप्लाई है उसको गवर्नमेंट स्टोर हाउस में रख दिया जाएगा, जब सप्लाई डिमांड बढ़ेगा तब उसे बेचा जाएगा। तो इस तरह से उसने सप्लाई को रेगुलेट किया। उसके बाद मार्केट को क्रॉस चेक करने के लिए उसने जासूस नियुक्त किए, स्पाई नियुक्त किया। जो लोग गलती चोरी करते थे, मार्केट में जो है दाम बढ़ा के बेचते थे, उन लोगों को पनिश किया गया। उसके बाद एक, अब इन सारे मार्केट से जो भी इस मार्केट में बिक रहा था सामान, उससे जो रिवेन्यू आ रही थी, उससे जो, अब सरकार का काम है सब सारा मार्केट को फिक्स कर दिया, प्राइस फिक्स कर दिया, रेगुलेट कर दिया, अब उससे टैक्स वसूल करेगा, मार्केट से टैक्स लाना है। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे दीवाने मुस्तकराज जो है नियुक्त किया गया। दीवाने मुस्तकराज का मतलब है रिवेन्यू कलेक्टर, ठीक है। रिवेन्यू कलेक्टर दीवाने मुस्तकराज को कहते हैं, जो रिवेन्यू को कलेक्ट करने का काम था। और रिवेन्यू कलेक्टर को मुस्तक राज कहते हैं। देखो, दीवाने शब्द का मतलब है डिपार्टमेंट से, दीवान शब्द का मतलब है, जहां पे भी ये शब्द हो वहां पे डिपार्टमेंट से मतलब है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन। और जो रिवेन्यू कलेक्ट करेगा उसका नाम होगा मुस्तक राज, और उस डिपार्टमेंट का दीवाने मुस्तक राज। हम इससे पहले भी देखे हैं कि दीवाने जहां जहां पे भी जो डिपार्टमेंट का नाम है वो दीवाने उससे पहले लगा रहता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय पे लैंड रिवेन्यू का भी देखते हैं कि लैंड रिफॉर्म जो है उसमें क्या क्या किया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पहला सुल्तान था जिसने जमीन की मेजरमेंट की, लैंड को मेजर किया, ठीक है। लैंड को मेजर करने वाला सबसे पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद दूसरा पॉइंट में देखते हैं कि पेमेंट ऑफ लैंड टैक्स जो है, लैंड का जो टैक्स है उसको स्ट्रिक्टली जो है वसूला गया, और वो भी कैश में। लैंड टैक्स जो है कैसे वसूल किया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के समय पे? कैश में। इसके बाद तीन तीन राजा, देखो जो क्वेश्चन आता है लैंड रिफॉर्म के बारे में, कि लैंड रिफॉर्म किसके किसके समय पे हुआ, तो टोटल मिडाइवल पीरियड में तीन राजा हुए हैं जिनके समय पे लैंड रिफॉर्म किया गया। एक अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा शेरशाह, और तीसरा अकबर। जो मेजर लैंड रिफॉर्म है ये इन्हीं तीनों के समय पे किया गया। अब अलाउद्दीन खिलजी के समय पे सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जो है वो क्या है? लैंड के क्षेत्र में, भूमि के क्षेत्र में पहला है कि इसने लैंड को मेजर करना शुरू किया। दूसरा है कि लैंड रिवेन्यू जो है, पहले अनाज में जो कलेक्ट होता था अब वो कैश में किया जाने लगा। तो हमने इस तरह से देखा कि लैंड के क्षेत्र में, मार्केट के एरिया में, मिलिट्री में कई सारे रिफॉर्म किए गए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम। सर, हाँ, जब कैश कहते हो तो सर मतलब कॉइन्स ही यूज हो रहे थे ना उस टाइम पे? तो कॉइन्स यूज हो रहे थे। कॉइन्स तो हम लोग को देखा है कि मुगल, सॉरी, मौर्य डायनेस्टी के बाद से ही कॉइन्स यूज होने लगे थे काफी ज्यादा। तो मतलब पेपर करेंसी तो तब नहीं आई थी ना? नहीं, पेपर करेंसी तो बहुत बाद में आई है, इस समय तक कॉइन्स ही होते। तो भारत में जो है पेपर करेंसी जो है वो तो अंग्रेज के टाइम पे आया था। इस समय तक जो भी पैसे जो भी होते थे वो सारा जो है वो सिक्के में, कॉइन्स में ही वसूल किया जाता था। चलो, अब देखते हैं कि अलाउद्दीन के बाद क्या होता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो, उसकी 1316 में डेथ हो जाती है, ठीक। और
उसके बाद फिर कई सारे छोटे-मोटे जो है उसके अगले पीढ़ी बनते हैं, जैसे मुबारक शाह, खुसरू शाह, है ना? ये सब अलाउद्दीन खिलजी के बाद बनते हैं। लेकिन वो सब उतने सफल रूलर नहीं रहते, वो सब उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होते। जिसकी वजह से गाजी मलिक जो कि गवर्नर था दीपलपुर का, उसने खुसरू शाह की हत्या कर दी और दिल्ली सल्तनत पे एक नई डायनेस्टी की स्टार्ट की जाती है जिसका नाम है तुगलक डायनेस्टी। गाजी मलिक तो घियासुद्दीन तुगलक, उसने नाम अपना क्या रखा? घियासुद्दीन तुगलक। इसका पहले का नाम गाजी मलिक जो कि गवर्नर था दीपलपुर का, उसने खुसरू शाह जो सुल्तान था, राजा था, उसकी हत्या करके दिल्ली सल्तनत को हथिया लेता है और अपना नाम बदल के घियासुद्दीन तुगलक रखता है। ये काम हुआ 1320 ईस्वी में। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है और 4 साल के बाद अलाउद्दीन खिलजी का अंपायर इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके समय पे साम्राज्य में कौन-कौन से हिस्से आते थे। यहाँ पे पेशावर है, देखो ये सब इम्पोर्टेंट शहर है जिनके बारे में हम लोग कई बार कई जगहों पे हमने इसका नाम सुना है कि पेशावर हो गया, मुल्तान हो गया, है ना? दिल्ली, यहाँ से लेकर के साउथ में हम देख रहे हैं कि कहाँ तक कुछ जगह को छोड़ करके लगभग पूरा भारत जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के अंडर आ गया था। इस समय पे बहुत ज़्यादा विकास हुआ, बहुत ज़्यादा साम्राज्य एक्सपैंड हुआ। अब तुगलक वंश के बारे में देखते हैं कि तुगलक जो है इसका शासन जो चला 1320 से 1414 ईस्वी तक। इसके फाउंडर का नाम घियासुद्दीन तुगलक, पुराना नाम इसका क्या था? गाजी मलिक। इसके समय पे तुगलक वंश के समय पे तुगलकाबाद राजधानी थी। तुगलक वंश के समय पे जो राजधानी थी, एक नई राजधानी बनाई गई जिसका नाम था तुगलकाबाद। तो घियासुद्दीन तुगलक के बाद जो महत्वपूर्ण लीडर है, जो महत्वपूर्ण राजा हुए, उसके बारे में देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। घियासुद्दीन ने फाउंड किया, इसने स्टार्ट किया। इसके दो महत्वपूर्ण राजा हुए, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो घियासुद्दीन तुगलक का बेटा था, जिसका पुराना नाम उलूग खान था। मोहम्मद बिन तुगलक का पुराना नाम उलूग खान था। इसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, नए-नए मतलब नया-नया तरह का इम्प्रूवमेंट, रिफॉर्म की कोशिश की, जो कि फेल हो गए। इससे पहले हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म किए गए, जिसमें से कि ज़्यादातर रिफॉर्म जो है वो सक्सेसफुल रहे, है ना? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो डायनेस्टी, जो दिल्ली सल्तनत है, वो काफ़ी एक्सपैंड हुआ, मंगोल का अटैक से बचा के रखा और इन जनरल जो है सारी शांति व्यवस्था सब कुछ थी। तो लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने कई सारे रिफॉर्म करने की कोशिश की जो कि फेल हो गया। तो इसीलिए कई जगह पे इसको जो है कहा जाता है कि ही इज ऑल्सो फेमसली नोन एज द वाइज फुलिश किंग बिकॉज ऑफ हिज अनरियलिस्टिक डिसीजन ड्यूरिंग हिज रेन। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के समय पे कई ऐसे डिसीजन लिए गए जो कि अनरियलिस्टिक थे, है ना? एक समझदार इंसान कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लेता, खास करके राजा। तो इसलिए इसे फुलिश किंग भी कहा जाता है। तो ये सारे टर्म क्या है कि एनसीईआरटी में कहीं-कहीं पे ऐसे लिखे हुए हैं, तो देखो क्वेश्चन में ये सारे इन सब तरह के चीज़ों को ध्यान रखना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखते हैं कि क्या-क्या पॉइंट्स हैं। पहला कि ये पहला राजा था जो पढ़ा-लिखा था। ये रिलीजियस मैटर में लिबरल था, टॉलरेंट था। इसके डिप्लोमैटिक संबंध जो है इजिप्ट के साथ, चाइना के साथ, ईरान के साथ, ठीक है, रहे। इसने इसने क्या किया, भारत, अभी तक जो राजा थे वो भारत में अपने शासन को एक्सपैंड कर रहे थे। इसने इराक में जाकर के वहाँ का जो
किंगडम था, जो साम्राज्य था, खुरसान किंगडम, उसको जाके अटैक कर दिया, है ना। ईरान चला गया, ईरान जाकर के वहां लड़ाई लड़ रहा है कि भाई उसको जीत करके हम अपने साम्राज्य में। तो पहला तो ये कि भारत से बाहर अटैक करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक, एक एक्सपेरिमेंट तो ये हो गया। अब देखते हैं कि इसके कई सारे रिफॉर्म कौन कौन से थे इंपॉर्टेंट जो कि फेल हो गए। इसने क्या किया कि 1327, अच्छा हाँ, ये मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल जो है 1325 से 1351 तक। घियासुद्दीन तुगलक जो है 1320 में उसने सल्तनत संभाली और 1325 तक उसने शासन किया। 1325 से 1351, 26 साल तक मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया। इन 26 साल में हम लोग देखते हैं कि 1327 में उसने क्या किया, अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दी। देवागिरी महाराष्ट्र में, डेक्कन में एक जगह है। सर ये इराक में गया था, ईरान में गया था? इराक और ईरान उस समय देखो, उस अब आज की जो बाउंड्री है उस समय तो ऐसी बाउंड्री नहीं थी, है ना। तो ईरान में भी गया था और इराक में भी गया था, दोनों जगह पे अटैक किया था इसने। और सर जीता था या ऐसे? हारा था। 1327 में उसने क्या किया, कैपिटल ट्रांसफर कर दिया, जो दिल्ली से चेंज करके देवागिरी कर दिया, ठीक है। और देवागिरी का नया नाम कर दिया दौलतबाद। देवागिरी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। इसको चेंज करके उसने दौलताबाद रख दिया, दौलतबाद रख दिया। क्यों ऐसा किया, ताकि साउथ इंडिया को मैनेज कर सके। दिल्ली से, अब देखो यहाँ पे अलाउद्दीन के समय पे जो है एक्सपैंड, अलाउद्दीन जो इससे पहले भी हम लोगों ने देखा ना कि अलाउद्दीन के समय पे बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गया साम्राज्य। अब उसको मैनेज करने के लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, एक तो राजधानी ट्रांसफर कर दी 1327 में, दिल्ली से शिफ्ट कर दिया देवागिरी, जिसको रीनेम कर दिया गया दौलतबाद में। जिसकी वजह से पूरे लगभग 1500 किलोमीटर, पूरा जितने भी दिल्ली में लोग, राजधानी में जो भी लोग थे काम करने वाले और व्यापारी, उन सबको जो है फोर्सफुल्ली 1500 किलोमीटर की जर्नी तय कराई गई। इसकी वजह से इसके क्या क्या इफेक्ट हुए कि एक तो इस्लामिक कल्चर, है ना। इस्लाम, देखो राजा कहीं जाएगा तो कल्चर उतना ज्यादा एक्सपैंड नहीं हुआ, लेकिन अगर लोग चले जाएंगे, इसके साथ कई सारे लोगों को इन्होंने शिफ्ट कराया साउथ साउथ में। तो जिसकी वजह से इस्लामिक कल्चर जो है दक्षिण भारत में पहुंचा। 2 साल के बाद जब वो साउथ गया, उसने दक्षिण भारत को मैनेज करने के लिए वो अपनी राजधानी को साउथ शिफ्ट कर दिया। जब वो दक्षिण शिफ्ट किया तो उसे पता चला कि नॉर्थ मैनेज नहीं हो रहा है, अब उत्तर का क्षेत्र मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो इसे 2 साल के बाद वापस दिल्ली करना पड़ा। 2 साल के बाद वापस दिल्ली आता है, दिल्ली शिफ्ट कर देता है कैपिटल को, क्योंकि उत्तर में खतरा ज्यादा था। किससे ज्यादा खतरा था, मंगोल से। दूसरा उसका एक्सपेरिमेंट जो है वो है टोकन करेंसी का। देखो अभी तक जो है चांदी के सिक्के चल रहे थे, ठीक है, जिसकी की काफी शॉर्टेज हो जाती है। 1329 में उसने एक नया करेंसी इंट्रोड्यूस किया, जो कि कॉपर या ब्रॉन्ज के सिक्के बनाए गए। चांदी के सिक्के की जगह कॉपर और ब्रॉन्ज के सिक्के बनाए गए। क्यों किया गया ऐसा, क्योंकि उस समय पे सिल्वर का शॉर्टेज हो गया था। अब लोगों ने क्या किया, कॉपर, तांबा और ब्रॉन्ज जो है लोगों के पास बहुत था, ऐसी बहुत सारी चीजें सस्ती थी, वो लोगों ने उसी को मिंट करना शुरू कर दिया, सिक्के बनाने लगे, ठीक है। फोर्ज करके लोग जो है सिक्के बनाने लगे, उसके नकली सिक्के। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि सिक्का जो है हर किसी के पास, कोई लेता ही नहीं था कॉपर का सिक्का, क्योंकि हर किसी को इसकी वैल्यू कम गई, जिसकी वजह से ये सिक्के जो है यूजलेस हो गए। किसके सिक्के, कॉपर और ब्रॉन्ज के। अब इसने क्या किया कि कॉपर और ब्रॉन्ज के सिक्के को, उसने सारे सिक्के जो है चांदी के सिक्के मंगवा लिए और उसके बदले में लोगों को तांबे के सिक्के दे दिए। अब लोगों ने क्या किया, नकली सिक्का बनाने लगे और कॉपर के बहुत सारे सिक्के बनाए गए, नकली सिक्के। अब
अब उसकी वैल्यू घट गई, लोगों ने उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया, तो मोहम्मद मोहम्मद तुगलक जो है वो बोलता है कि ठीक है, तुम अपना सिक्का ले आओ, तुम्हें वापस जो है सिल्वर चांदी का ही सिक्का चलेगा। वापस कर लिया इस वो अपने प्लान को। अब जिन लोगों ने नकली सिक्का बनाया था वो भी जो है नकली सिक्के राजा को दे करके और उनसे असली चांदी के सिक्के ले लिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा जो का जो खजाना था वो खाली हो गया। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट तो ये हो गया टोकन करेंसी का। तीसरा एक्सपेरिमेंट जो है दोआब के क्षेत्र में उसने टैक्स बढ़ा दिया। अब ये सारे जो रिवेन्यू का लॉस हुआ, उसके पास पैसे कम हो गई। अब उसने क्या किया कि लैंड रिवेन्यू जो है बढ़ा दिया, 50% तक कर दिया, जिसकी वजह से लोगों में जो है अकाल की स्थिति हो गई। लैंड रिवेन्यू बढ़ा दिया। तो टैक्सेशन इन दोआब, डायरेक्टली क्वेश्चन में ऐसे ही शब्द लिखे रहेंगे कि टैक्सेशन इन दोआब। दोआब का क्षेत्र का मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो, तो उसमें टैक्स बढ़ा दिया गया, लैंड टैक्स बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फैमिनी हुए, है ना, अकाल पड़ा। किसानों ने विद्रोह कर दिया, जिसको राजा के द्वारा क्रश कर दिया गया। बाद में उसने क्या किया, विड्रॉ कर लिया टैक्स को, है ना। लोग इतने आंदोलन होने लगे कि उसने टैक्स जो बढ़ाया था उसको वापस ले लिया। तो ये तीन जो एक्सपेरिमेंट है इसकी वजह से इसके एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। बहुत बड़े बदलाव थे। एक तो कैपिटल का ट्रांसफर करना, दूसरा टोकन करेंसी लाना, और तीसरा टैक्सेशन बढ़ाना। इस तीनों के बाद आगे देखते हैं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इसके बाद इसने रिफॉर्म स्टार्ट किया, और कुछ रिफॉर्म भी इसके हैं जो किए गए उस समय पे। ठीक है, तो इसने क्या किया कि लोन देना शुरू किया। किस चीज के लिए? खेती के लिए। उसने देखो एग्रीकल्चर पे टैक्स बढ़ा दिया, अब लोगों को कहा कि भाई तुम अच्छे से खेती करो, लोन लो। तो खेती के लिए जो लोन दिया जाता था उसे टकावी लोन कहते थे। टकावी लोन कहते थे एग्रीकल्चर लोन को, जो कि किसानों को दिया जाता था मवेशी और कैटल और सीड खरीदने के लिए। अब ये जो एग्रीकल्चर ऑफिसर था, इसके लिए अब ये सारा एग्रीकल्चर को मैनेज करने के लिए उसने एक नया डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको कहा जाता था दीवाने कोही। और इस डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर था उसको अमीरे कोही कहा जाता था। तो ये दोनों नाम याद रखना है, तकावी लोन याद रखना है। इसने कई सारे मॉडल फार्म बनाए। मॉडल फार्म का मतलब जैसे पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, है ना, गवर्नमेंट के अंदर कंपनी है, उसी तरह से मॉडल फार्म जो है वो सरकार के अंदर, स्टेट के अंदर थी, राजा के अंडर थी ये सारी फार्म्स। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ रिफॉर्म किया गया। इसके बाद मोरक्कन ट्रैवलर इब्ने बतूता, इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का एक ट्रैवलर था जो पूरी काफी दुनिया में कई सारे देशों में इसने गया। तो ये भारत आता है 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता ये भारत आता है 1333 ईस्वी में। इसे इब्न बतूता को काजी या फिर जज अपॉइंट किया जाता है दिल्ली का। उसने एक रिहाला करके एक किताब लिखी थी जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की चर्चा है। तो इब्न बतूता के बारे में ध्यान रखना है। रिहाला किताब लिखा गया था जिसमें तुगलक के समय की चर्चा की गई है, उसके शासन की। इन सारे कम में रिविलियन बाय नोबल्स एंड प्रोविंशियल गवर्नर, है ना, इन सब का रिविलियन स्टार्ट हो गया था। कई सारे छोटे छोटे जो उसके अंदर थे, साउथ के में जो कई सारे जो छोटे स्टेट थे वो सब इंडिपेंडेंट होने लगे। इसी क्रम में मदुरई सल्तनत एक नया बन गया। ठीक है, हसन शाह के नेतृत्व में, हसन शाह वहां का सुल्तान था। मदुरई ने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जो फेल हो गए, और राजा के पास उतने पैसे नहीं बचे, जो खजाना था वो खाली हो गया। इसी क्रम में कई सारे जो प्रोविंस थे
राज्य थे उसके अंदर में, दिल्ली सल्तनत के अंदर में, वो सब आजाद होने लगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगे। मदुरई सल्तनत हो गया एग्जाम्पल। विजयनगर किंगडम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विजयनगर के बारे में। विजयनगर किंगडम जो है 1336 ईस्वी में हरिहर एंड बुका के द्वारा स्थापित की गई। फिर वामनी किंगडम है 1347 ईस्वी में। इस तरह से औंध, मुल्तान, गुजरात, सिंध, ये सब रिवॉल्ट करने लगे, है ना, और इसमें से कई सारे आजाद भी हो गए। अब धीरे धीरे फिर से दिल्ली सल्तनत क्या हो गया, छोटा हो गया। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती है। इसके बाद जो राजा बनता है वो है फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक भी कह सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 से लेकर के 1388 तक रहता है। ये नोबेल्स के द्वारा चुना जाता है, ये सुल्तान चुना जाता है। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे कई सारी चीजें देखो यहाँ पे कि इसको जो उस समय के नोबेल्स थे उन्हीं उन्हीं लोगों ने इसको राजा बनाया, इसको सुल्तान बनाया। तो अब नोबेल जो थी ये सारे धर्म में और जो इसके कोर्ट में जो इस्लामिस्ट ऑर्थोडॉक्स लोग थे उनकी प्रेशर की वजह से इसने क्या किया, बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि ऑर्थोडॉक्स मतलब अंधविश्वासी फंडामेंटलिज्म की तरफ काम किए। जैसे कि अपने कोर्ट में महिलाओं को एंटर करने पे प्रतिबंध लगा दी। इसके बारे में फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है फादर ऑफ इरिगेशन। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। इसने इरिगेशन के लिए काफी ज्यादा जो है कनाल्स बनाए, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। तो 2 पॉइंट यहाँ पे आता है, एक तो ऑर्थोडॉक्स था, दैट मीन्स कि धार्मिक धार्मिक जो है कई सारे ऐसे काम किए जो अदर धर्म के खिलाफ थे, और दूसरा इरिगेशन के लिए को बढ़ावा के लिए काम किया। तो इसके मिलिट्री कैंपेन्स को देखते हैं कि क्या क्या इसने इसके सैनिक क्षेत्र में क्या क्या किए। इसने जो टेरिटरी नॉर्थ का जो हिस्सा था उसको बचाने पे ज्यादा ध्यान दिया रेदर देन कि डेक्कन पे। अब जो दक्षिण भारत का हिस्सा था वो ज्यादातर आजाद हो चुका था, है ना, इंडिपेंडेंट हो गया, दिल्ली सल्तनत के अंदर नहीं था। और ये सब काम कब हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक जब तक एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब तक ये सारे काम हो रहे थे। फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर भारत पे अपने आप को फोकस रखा। इसी बीच में बंगाल जो है वो एक इंडिपेंडेंट हो गया। इसका जो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे जो मुख्य उन लोगों का फोकस था वो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट था। एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में देखते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म किया गया। इल्तुतमिश ने एकता सिस्टम बनाया था। इस एकता सिस्टम को किसके द्वारा हटा दिया गया, एकता सिस्टम को बनाया गया इल्तुतमिश के द्वारा और इसको हटा दिया गया था किसके द्वारा, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको हटा दिया था और कैश में पे करने लगा था। फिर से फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक फिर से एकता सिस्टम स्टार्ट करता है और इसको हेरिडिटी भी बना देता है। हेरिडिटरी का मतलब है कि अगर किसी को उस समय एकता मिलता था कि जैसे जमींदार समझते हो, जमींदारी, तो जमींदारी अंग्रेज के टाइम पे था, उसी तरह का सिमिलर काइंड का एक सिस्टम था एकता सिस्टम, जिसमें कि मिलिट्री एक नोबेल होता था, किसी को उस क्षेत्र का, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का मान लो इक्तेदार बना दिया गया। अब वो पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो लैंड है वो उस इक्तेदार के अंदर आ जाएगा और इसके बदले में उसको सुल्तान का जो है उसके लिए सैनिक रखना है। तो ये काम फिर से उसने स्टार्ट कर दिया और इसको हेरिडिटरी बना दिया। मतलब अगर किसी को इक्तेदारी मिल गया तो उसके फिर बेटे को भी वो ट्रांसफर होता रहेगा। इसने हेरिडिटरी सिस्टम आर्मी के अंदर भी कर दिए। जो आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर होते थे उनका बेटा भी उस लेवल रैंक का ऑफिसर बन जाएगा। इसके बाद और भी कई सारी चीज हैं कि इसके बाद देखते हैं कि इसने जिजिया टैक्स जो है लगा दिया, नॉन मुस्लिम पे टैक्स लगाया, जिसमें
कि मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य फोकस जो फेमस है वो है जिजिया टैक्स, क्योंकि उस समय टोटल 4 तरह के टैक्स होते हैं, है ना, कुरान के अनुसार जो कि टैक्स लगाए गए। एक है खारज, दैट मीन्स की लैंड टैक्स, जाकत प्रॉपर्टी टैक्स, और जिजिया किस तरह का टैक्स है, ये है प्रोटेक्शन टैक्स। दैट मीन्स कि अगर रूलर मुस्लिम है, अगर मुस्लिम रूलर है और वो जो रूल कर रहा है उसकी जो जनता है, प्रजा है, वो अगर नॉन मुस्लिम है, तो नॉन मुस्लिम को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर मुस्लिम राजा है तो नॉन मुस्लिम को की रक्षा कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, उसके लिए वो टैक्स लगाया जाता है, उसको जिजिया टैक्स कहते हैं। उसके बाद एक होता है खाम टैक्स, ये है वॉर टैक्स। अगर कोई युद्ध होता है और उस युद्ध में हार हो या जीत हो, अगर मान लो एक राजा जीत जाता है, तो सामने जो हारेगा उस पे वॉर टैक्स लगाएगा, ठीक है, जितना भी वॉर में कैप्चर किया गया वेल्थ उसका 1/5 होता था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हम लोग को बस ये याद रखना है कि जिजिया टैक्स जो है वो एक प्रोटेक्शन टैक्स है, जो कि नॉन मुस्लिम से वसूला जाता है। कब? जब उसका राजा मुस्लिम हो। तो जिजिया टैक्स किसके समय पे इंट्रोड्यूस किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। अब इसके बारे में देखते हैं कि इसको फादर ऑफ इरिगेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने कई सारे कैनाल्स बनाए, सतलज से हंसी, यमुना से हिसार, है ना, ऐसे कई सारे कैनाल्स का निर्माण कराया और पुराने कैनाल्स की भी मरम्मत कराई। इन सब के लिए अलग से टैक्स लगाए गए। इरिगेशन के लिए के क्षेत्र में उसने काफी काम किया। किसने काफी काम किया? फिरोज शाह तुगलक ने। अब ये वाला पॉइंट देखते हैं, रॉयल कारखाना। रॉयल कारखाने का मतलब है पीएसयूज, जिसमें कि मुख्य रूप से क्या क्या काम होते थे। इसने कई सारे कारखाना बनाए, ऐसी ऐसे फैक्ट्रीज बनाए जो कि राजा के अंदर, सुल्तान के अंदर था। मेटलर्जी के क्षेत्र में, माइनिंग के लिए, मिंटिंग, मिंटिंग का मतलब है सिक्के बनाना, मिंट करना, टेक्सटाइल के लिए, वेपन बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए इसने कई सारे रॉयल कारखाना बनाए। इन रॉयल कारखाना की शुरुआत जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। पर मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे ये जो कारखाना थे बहुत ही छोटे छोटे हुआ करते थे। इसका जो मुख्य रूप से जो विकास हुआ, है ना, वो हुआ फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर देखा जाए कि सुल्तान के अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंदर कारखाना कब बनाया गया, रॉयल कारखाना, तो स्टार्ट हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे। पर उसका सबसे ज्यादा जो विकास हुआ है वो हुआ है फिरोज शाह तुगलक के समय पे। ऐसा ही एक कारखाना जो है रेड फोर्ट के बगल में भी। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे फिरोजाबाद, है ना, लाल किले के पास जो है फिरोजाबाद करके एक जगह बनाया गया, एक नया शहर बनाया गया, जिसको अब फिरोज शाह कोटला कहते हैं। फिरोज शाह कोटला जो है किसके टाइम पे बनाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। इसका नाम फिरोजाबाद है। इसके बाद कई सारे फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, इस तरह कई सारे शहर बनाए गए। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे न्यू टाउन्स की भी डेवलपमेंट हुई। अगला रिफॉर्म के क्षेत्र में देखते हैं कि इसने जो है विधवा और अनाथ, इन दोनों के लिए कई सारे काम किए। जैसे कि इसने दीवाने खैरत, एक नया डिपार्टमेंट स्टार्ट किया गया, दीवाने खैरत। किस वजह, किस चीज के लिए? टू टेक केयर ऑफ ऑर्फेन्स एंड विडोज। फ्री के हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया गया, मैरिज ब्यूरो बनाया गया गरीब लोगों के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन आता है, आम लोगों के भलाई के लिए दीवाने खैरत जो है इसके समय पे शुरुआत। दीवाने खैरत का मतलब कि खैरत का मतलब संभालने का, टेकिंग केयर, है ना। दीवाने मतलब डिपार्टमेंट। दीवाने खैरत किसके समय पे शुरू की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी हम लोगों ने पहले देखा है कि ही बाउट टू अशोकन पिलर।
दो अशोक के समय का दो पिलर, एक अंबाला से और दूसरा मेरठ से लेकर के वो दिल्ली आया, जो कि फिरोज शाह कोटला में लगाया हुआ है अभी। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो जाती है और इसके डेथ के बाद दिल्ली सल्तनत और टूटने लगता है। अभी तक साउथ का हम लोगों ने देखा कि साउथ के बहुत सारे पार्ट जो है वो अलग इंडिपेंडेंट हो गए हैं, विजयनगर अंपायर, मदुरई, ये सब। अब जो है मालवा का क्षेत्र और गुजरात का क्षेत्र भी जो है वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद जो अंतिम राजा बनता है तुगलक डायनेस्टी का, वो है मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद शाह तुगलक तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि इसके समय पे तैमूर का आक्रमण हुआ। ठीक है, इन्वेजन ऑफ तैमूर। 1398 से 1399 तक तैमूर का जो है इन्वेजन भारत में आक्रमण हुआ। इसने दिल्ली को तहस नहस कर दिया, लोगों को मारा गया, लूटा गया। और वापस इसने जब ये वापस लौटा 1399 में, तो इसने खिज्र खान को अपॉइंट कर दिया एज ए रूलर ऑफ दिल्ली। खिज्र खान जो है, इसने क्या किया कि तुगलक सॉरी मोहम्मद शाह तुगलक के समय पे तैमूर का आक्रमण होता है। इसने काफी जो है पूरे साम्राज्य दिल्ली को लूटा गया, लोगों को मारा गया, हत्या की गई। जब वो वापस लौट रहा था तैमूर, उसने खिज्र खान को दिल्ली का रूलर अपॉइंट किया और खिज्र खान जो है वो एक नई डायनेस्टी की शुरुआत करता है जिसका नाम है सैयद डायनेस्टी। 1414 से लेकर के 1451 तक चला। ठीक है, इस समय पे अब ये सैयद डायनेस्टी जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, कौन था इसका फाउंडर? खिज्र खान। खिज्र खान को अपॉइंट किया गया था तैमूर के द्वारा। इस डायनेस्टी में बहुत ज्यादा चीजें नहीं हुई। थोड़ा बहुत इसके कुछ कुछ राजा, जैसे खिज्र खान जो है, उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद उसका उसका सन जो है मुबारक शाह वो बनता है, फिर मोहम्मद शाह और फिर आलम शाह। आलम शाह जो है वो अंतिम सुल्तान था सैयद डायनेस्टी का। इसके बाद 1451 में बहलूल लोदी जो है, बहलूल लोदी नाम से एक नया डायनेस्टी, इसने क्या किया, एक नई डायनेस्टी को फाउंड किया जिसका नाम है लोधी डायनेस्टी। 1451 से 1526 तक का। अब देखो क्या क्या चीज है। अभी तक जो दिल्ली सल्तनत पे जो शासन कर रहे थे, ये सब लोग किस ओरिजिन के थे? तुर्की ओरिजिन के। अब जो लोधी है, बहलूल लोधी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना की जाती है 1451 में। ये लोग अफगान होते हैं। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि बहलूल लोधी जो है वॉज द फर्स्ट अफगान रूलर, है ना। पहला अफगान रूलर जो दिल्ली सल्तनत पे शासन किया वो कौन था? बहलूल लोधी। इससे पहले जो भी थे वो सब तुर्की से थे, तर्क ओरिजिन के थे। इसने बहलूल लोधी ने जो है लोधी वंश की स्थापना की। 1489 में 1489 में इसकी डेथ के बाद इसका सन सिकंदर लोधी जो है सुल्तान बनता है। सिकंदर लोधी 1489 से लेके 1517 तक इसका शासन रहा। सिकंदर लोधी को कहा जाता है कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोधी। जितने भी लोधी वंश के राजा बने उसमें सबसे महान सिकंदर लोधी। इस समय सिकंदर लोधी के समय पे जो दिल्ली सल्तनत था वो पंजाब से लेकर के बिहार और बंगाल का कुछ क्षेत्र जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर था मात्र, है ना। हमने देखा कि कैसे मालवा, गुजरात, राजस्थान बहुत सारे जो है इंडिपेंडेंट। इसकी कई सारी पॉलिसियां एंटी हिंदू भी थी। इसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, जैसे कि बनारस के मंदिर को, मथुरा को, है ना। सिकंदर लोधी को एंटी हिंदू पॉलिसी, इसने मंदिरों को डिस्ट्रॉयर ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है इसको।
इस समय पे 1506 ईस्वी में इसने दिल्ली सल्तनत का की जो राजधानी है उसको दिल्ली से शिफ्ट करके कहां लेके गया? आगरा। 1506 में राजधानी दिल्ली सल्तनत की वो चेंज हो गई कहां के लिए? आगरा हो गई। अब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आगरा शहर किसने बसाया था, किसने कौन फाउंड किया? तो सिकंदर लोधी। इस समय पे जो है लोधी वंश में कई सारे आर्किटेक्चर का काफी डेवलपमेंट हुआ, जैसे मोती की मस्जिद जो कि आगरा में है। सिकंदर लोधी एक राइटर भी था, ठीक है, जो कि गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था पर्शियन भाषा में। सिकंदर लोधी के समय तो यही दो तीन इंपॉर्टेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कई सारे हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया इस समय पे। दूसरा है कि कैपिटल 1506 ईस्वी में इसने कैपिटल दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से चेंज करके आगरा कर दी। अगला जो लीडर है इसका वो है इब्राहिम लोधी, 1517 से 1526 तक। इसके बारे में कुछ खास नहीं, बस इतना ही ध्यान रखना है कि दौलत खान जो कि पंजाब में गवर्नर था, उसने बाबर को इनवाइट किया कि इब्राहिम लोधी को हटा करके भारत को इन्वेड करने के लिए। तो बाबर आता है और इब्राहिम लोधी की हत्या कर देता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। तो लोधी वंश के टाइम पे इब्राहिम लोधी से पहले सिकंदर लोधी का थोड़ा बहुत क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। इसके बाद टाइम पीरियड सब याद रखना है कि कौन किस समय पे था और किसने किस राजधानी को कहाँ चेंज किया। अब इसमें आगे जो है कल धनंजय हम लोग फिर बाबर के आने के बाद मुगल वंश के बारे में पढ़े। सॉरी, मुगल वंश से पहले एक दो और टॉपिक क्या बचा हुआ है, विजयनगर अंपायर के बारे में। ये देखो, तुगलक के बाद जो दिल्ली सल्तनत है वो मोस्टली क्या हो गया, फिर से नॉर्थ इंडिया ही हो गया, उत्तर भारत का ही क्षेत्र रह गया। तो दक्षिण भारत के क्षेत्र में जैसे हम लोगों ने देखा कि विजयनगर अंपायर एक इम्पॉर्टेंट साम्राज्य था। तो विजयनगर अंपायर को का थोड़ा सा करेंगे और फिर मुगल वंश का स्टार्ट करेंगे बाबर के बाद से।